हेलो दोस्तों, डीएन क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्यूशन के इस सीरीज में आज हम एक नया सेट लेकर आपके सामने आए हैं। आज का जो सेट है ये 22/2/2024 प्रथम शिफ्ट का सेट, जिसका मैथ सॉल्यूशन आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेट है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। इस तरह का सवाल को हम XY से भी बना सकते हैं और ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आइए हम दोनों तरीका से देखते हैं, लेकिन पहले हम सॉल्व करते हैं जो सबसे आसान तरीका है। क्या कहता है कि संख्याओं के योग का 30% है, तो 14 और 3 कितना हुआ, 17। अब देखिए, ये मान लीजिए कि 14 का रेशियो और 3 का रेशियो हम मान लेते हैं कि 14 और 3 है दो संख्या, तो 17 हुआ। 17 का 30% कितना हो जाएगा हमारा, 30/100, यानी यहाँ काट दिए 51 यानी 5.1। कहता है कि ये जो योग का 30% है ये इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो आप देखिए 14 में 3 घटाएंगे आएगा कितना, 11। तो होना चाहिए था 5.1, लेकिन यहाँ आ रहा है 11, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। जिसका 30% में 5.1 है, 17 का 30% 5.1 है, ध्यान से सुनेंगे। अगर ये अंतर करने पर 5.1 आता तो हमारा आंसर यही होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, 12, 5, 17, फिर वही है 17 का 30% 5.1 आना चाहिए था। यहाँ पर 12 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 5.1 आता तो ये हमारा आंसर हो जाता, तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। यहाँ आइए, ये अलग है, 13, 7, 20। 20 का अगर 30% निकालते हैं कितना होता है, यहाँ से देखिए कट गया, ये कितना हो गया, 6। अब देखिए इन दोनों का अंतर 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 6, यानी कि 20 का 30% भी 6 है और इन दोनों का अंतर जो है वो भी 6 है, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम इसको XY के माध्यम से देख लेते हैं कैसे बनेगा। कहता है यदि दो संख्या के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा अगर y है, तो इन दोनों का अंतर जो है उनका योग यानी x + y का कितना परसेंट है, 30% है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कट कर दीजिए, 10 को गुना कर दीजिए, 10x - 10y हो जाएगा, फिर 3x + 3y हो जाएगा। x को एक साइड और y को एक साइड, तो 10x में 3x को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 7x बराबर, इधर 3y है, इधर 10y हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x इधर आया, ये हो गया 7x हमारा। ये -10y है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर तो पहले से 3y है, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा। अब हम x/y का अनुपात निकाल लेते हैं, x/y। तो x/y, x तो वहीं रह गया, ये देखिए y से यहाँ चला है, यानी उधर बच गया है क्या, 13, और ये 7 उधर चल जाएगा। तो ये हमारा अनुपात कितना आ गया, आप देख रहे हैं 13:7, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो XY से भी आप बना सकते हैं, आप ऑप्शन के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, 13:7। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप देख रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सम्मिश्रण है। आइए सवाल देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहने का तात्पर्य है कि हमें जो है पहला कंडीशन में साधारण ब्याज दिया गया है, हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और समय भी दिया गया है। आइए देखते हैं कि 6% वार्षिक दर है तो 2 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा, हमारा 12% हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो हमारा क्या हुआ, ब्याज हो गया, एक साल में 6% हमको दर देना पड़ रहा है, ब्याज देना दर है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा ब्याज। और ब्याज हमारा दिया गया है कितना, संख्यात्मक रूप से 960 दिया गया है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं 12×8 = 96। ये क्या हो गया, 1% बराबर अगर 80 है तो 100% जो कि हमारा मूलधन होगा कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, 8000 रुपये। ये हमारा क्या है, मूलधन है। अब देखिए हमको जो है मूलधन प्राप्त हो गया है। अब कहता है फिर अगले कंडीशन में कि समान अवधि यानी समय 2 वर्ष ही रहेगा, समान दर यानी दर जो है वो 6% ही रहेगा, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मूलधन में पता है।
तो हम क्या करेंगे, 6% का जो है 2 साल का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले वो निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट होगा ब्याज। तो 6 + 6 होता है, प्लस 6 × 6 और बटा 100 बराबर, देखिए यहाँ पर 6 6 12 हो गया और ये 6 6 36 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12.36%। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए क्या होता है कि 2 साल का साधारण ब्याज 12% हुआ, लेकिन वही जब चक्रवृद्धि ब्याज में चला गया तो वही हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, 0.36 बढ़ जाता है। तो ये 12.36% हो गया, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग हर साल हो रहा है। वहां पर क्या होता है कि एक बार साधारण ब्याज में 1 साल का जो ब्याज है, हर साल का ब्याज वही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर समय दिया गया है या वार्षिक दिया गया है, यानी हर साल जो है हम ब्याज की गणना करेंगे, अगले साल के लिए जो हमारा मूलधन होगा वह मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिल के अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जो है मूलधन बदलते रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 0.36 बढ़ गया। अब यहाँ से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं तो 2 टाइप से निकाल सकते हैं, या तो सीधा 8000 का 12.36% निकाल दीजिए, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या करना है हमें कि 12% जो है हमको पता है कि 960 रुपये है, ये सवाल में ही दिया गया था। तो हम क्या कर सकते हैं कि 0.36% निकालेंगे और 960 में ऐड कर देंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो पहले देखिए हमारा कितना है, 8000 रुपया हो गया मूलधन, यहाँ से हम 0.36% निकालते हैं, बटा 100 हो गया ये परसेंट का, और यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो, और यहाँ देखिए 3 जीरो और इसका 3 जीरो कट गया। यहाँ से गुणा करते हैं, 8 6 48 के 8, बाकी 4, 8 3 24 4 28। यहाँ देखिए 1 शून्य है, इसका मतलब यहाँ पर 28.8 हुआ, हमारा कितना निकला, 0.36%। अब देखिए हमको 12% पता है कि 960 रुपया होता है, और प्लस इसमें 28.8 जो है वो जोड़ देते हैं, ये तब क्या हो जाएगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण 28.8 रुपये हमारा बढ़ गया। तो 960 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 20 80 8 88, यानी 988.8 रुपया। ये जो निकला है ये क्या निकला, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है, यानी यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा लाभ और हानि से दिया गया है, कहता है कि किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। कहने का मतलब है कि जितना वस्तु का अंकित मूल्य था उसमें 50% का हमको डिस्काउंट दिया गया, फिर भी जो है 50% का वो लाभ अर्जित कर लिया। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यही हमें बताना है। 50% का डिस्काउंट दिया, यानी कि जो अंकित मूल्य था उसका 50% पर वस्तु हमको दे दिया। अब कहता है कि उस तब फिर भी उसका लाभ जो है 50% होता है, यानी कि वो 100 का वस्तु जो है हमको 150 में बेच दिया, तभी उसका 50% का लाभ हुआ है। तो 50% बराबर 150 है, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 50 को दुगना करेंगे 100, तो 150 को दुगना कर दीजिए इधर, 300 रुपया। अब देखिए ये 100% जो निकला ये हमारा क्या है, ये जो 50% डिस्काउंट दिया तब, यानी कि डिस्काउंट किस पर मिलता है हमको, अंकित मूल्य पर, यानी ये जो 100% निकाला ये हमारा अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है, 300। दूसरे कंडीशन में कहता है कि इस बार जो है 300 रुपये जितना डब्बा पर लिखा हुआ है इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी यही हमारा इस बार विक्रय मूल्य 300 में ही आपको बेच रहा है, तब उसका लाभ कितना होगा। अब सोचिए ये आपका विक्रय मूल्य हो गया 300, आपका क्रय मूल्य कितना था, 100 से हुआ था 150, यानी 100 से अब 300 हो जा सीधा, तो लाभ कितना हो जाएगा। यानी अब देखिए कि आपका विक्रय मूल्य 300 है और क्रय मूल्य कितना हम लिए थे 100, तब कितना लाभ हो गया, 200 रुपया लाभ हो गया। और 200 लाभ हो गया 100 पर, तो परसेंट में भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 200% हो जाएगा, क्योंकि 200 गुना 100 बटा फिर 100, तो 100 कट जाएगा, सीधा 200%। इस तरह से हमारा जो लाभ परसेंट निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, सीधा 200%, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न जो कि हमारा क्षेत्रफल से दिया गया है। अब देखिए यहाँ कहता है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है। अब देखिए ये जो है हमारा, ये एक समचतुर्भुज है, इसमें विकर्ण हमारा दिया गया है
यहाँ पर एक विकर्ण दिया गया है 48 और दूसरा दिया गया है 64। तो अगर ये पूरा 48 है, ये अगर पूरा 48 है तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा 64 है, ये पूरा अगर 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएगा। और ये पता है हमको कि यहाँ जो है क्या होता है, ये समकोण बनाता है आपस में, पूरा पूरी ये जो है 360 डिग्री बनाता है, यानी जो है समकोण पर ये काटती है। हमें अब जब तक परिमाप निकालना है, यानी क्या चाहिए, इसके लिए हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा कि समचतुर्भुज का भुजा क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये जब समकोण बना रही है तो ये हमारा, अगर इस त्रिभुज की बात करें हम, ये जो हमारा त्रिभुज है इसका बात करें तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमको कर्ण निकालना है, ये हमारा कर्ण है और यही हमारा समचतुर्भुज का एक साइड है यानी भुजा है। तो लंब कितना हो गया हमारा, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024। एक बार हम 32 का स्क्वायर लिख देते हैं, 32 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर बराबर, देखिए क्या हो रहा है, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। दोनों को हम जोड़ते हैं, 6 4 10 के 0, बाकी एक 7 2 9 10 के 0, बाकी एक 5 1 6 और यहाँ पर एक, ये हो गया 1600। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1600, 1600 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 40, यानी ये हमारा ज्ञात हो गया 40। और चूंकि समचतुर्भुज है तो सारा कितना हो जाएगा, सब 40 40 हो जाएगा, यानी समचतुर्भुज का सारा भुजा आपस में बराबर होता है। हमको क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप का मतलब हो जाता है चारों तरफ का घेरा। तो कितना हो जाएगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो 4 गुना भुजा। और भुजा हमको मालूम है 40, तो 4 गुना 40 बराबर कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर में था इसलिए 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यही। अगला प्रश्न जो कि हमारा प्रतिशत से दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है और वृद्धि 25 रुपया है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये खुद बता दिया कि 50% बराबर 25 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपया। यानी 1 केजी गेहूं का जो मूल्य है वो अगर पुराना रेट पूछता तो 50 रुपया किलो होता, लेकिन कहता है कि नहीं, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य बताइए। तो नया में क्या हुआ, 25 रुपया और बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 50 रुपया उसका मूल्य था और 25 और बढ़ गया, तो यानी 75 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से देख लेते हैं कि 50% बराबर 25 है, तो देखिए 100% बराबर कितना होगा, 50 दूनी 100 तब 25 दूनी 50 रुपया निकल गया। ये हो गया हमारा पुराना मूल्य प्रति केजी। अब कहता है, यहाँ लिख देते हैं प्रति केजी। अब कहता है कि नहीं, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य बताना है, ये ध्यान रखेंगे आप कि नया मूल्य बताना है। तो नया में कहता है कि 25 रुपया बढ़ गया है भाई, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य 50 प्लस 25 बराबर क्या हो गया, 75 रुपया प्रति केजी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न जो कि हमारा अनुपात समानुपात से दिया गया है, कहता है कि यदि m अनुपात n अनुपात p बराबर 3 अनुपात 7 अनुपात 5 है और p अनुपात q बराबर 1 अनुपात 2 है, तो हमें m अनुपात q का मान क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ दिया गया है m अनुपात n अनुपात p, ये हमारा दिया गया है कितना, 3 अनुपात 7 अनुपात 5। और फिर देखिए यहाँ पर P अनुपात कितना दिया गया है, P अनुपात Q जो है, यहाँ पर अगर हम Q कर दें तो P के जगह फिर हमारा कितना है, 1 है और अनुपात 2 है। ये हो गया। हमको बताना है M और Q, यानी कि स्टार्टिंग का और अंतिम का। तो यहाँ से हम देखिए अनुपात निकालेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी Q निकल गया। 1 को 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, 1 को 7 से करेंगे 7 हो जाएगा और 1 को 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। लेकिन हम ये निकल गया M N P Q, लेकिन हमें पूछा है सिर्फ M और Q। तो M हमारा कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं M अनुपात Q। तो M हो गया हमारा 3 और Q हमारा कितना हो गया 10।
इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो m/q 3/10, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न जो कि हमारा दिया गया है कि यदि x/y बराबर 11/5 है तो x - y अनुपात x + y का मान कितना होगा। बहुत ही सहज सा सवाल है। एक बार x माइनस यहाँ y दिया गया हमारा और अनुपात x + y दिया गया। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ रेशियो दिया गया है इसी को हम x और y मान लेते हैं। आप इसमें कुछ भी लगाएंगे, जो अनुपात है वो वही रहेगा। तो x - y यानी 11 में से एक बार लिख देते हैं, 11 - 5 हो गया और इधर हो गया 11 + 5। ये कितना हो गया, 11 में 5 घटाएंगे 6 हो गया और यहाँ हो गया 11 × 5 = 16। तो देखिए 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/8, ऑप्शन नंबर 1। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न जो कि हमारा औसत से दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ समझने वाली बात है कि प्रत्येक छात्र में अगर वृद्धि किया जाता है, प्रत्येक छात्र का में वृद्धि होने का मतलब ये होता है कि हम औसत में वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल 30 छात्र में अगर छात्रों की औसत आयु 20 है और प्रत्येक में 5 वृद्धि किया तो औसत आयु में कितना वृद्धि हुआ, तो इसका आंसर कितना होगा, 5 ही होगा। प्रत्येक में वृद्धि करने का मतलब होता है कि औसत में ही वृद्धि कर रहे हैं, और औसत में वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा जो औसत वृद्धि होगा, जो वृद्धि हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। प्रत्येक में बढ़ाने का मतलब ही होता है कि औसत में वृद्धि, और औसत में वृद्धि यहाँ स्पष्ट पहले ही कह दिया कि 5 बढ़ा रहे हैं प्रत्येक में, यानी औसत में भी कितना बढ़ जाएगा हमारा, 5 बढ़ जाएगा। तो यहीं से हमारा आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न जो कि हमारा औसत से दिया गया है कि P, Q और R का औसत 40 है। अब देखिए P + Q + R, इसका औसत कितना है, 40। तो योग कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 गुना कर दिए, कितना हो गया, 120। अब कहता है यदि P और Q का, यानी P + Q, और इधर देखिए हम लिखते हैं प्लस जो है Q + R, तो P + Q का कितना है, P और Q का औसत 35 है, यानी 35 × 2, और प्लस Q और R का कितना है, 45 है, तो 45 × 2। इस तरह से हमारा ये 70 हो गया और प्लस ये 90 हो गया, यानी कितना हो गया, 160 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या अंतर है, ये स्पष्ट देख पा रहे हैं आप कि P, Q और R है, और इसमें क्या है, P, Q और R है, लेकिन एक एक्स्ट्रा Q है। ये जो एक्स्ट्रा Q है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसीलिए 160 हो गया है। नहीं तो अगर P, Q और R होता तो 120 ही होता। P, Q और R 120 है और यहाँ पर डबल Q है, इसलिए 160 हो गया। यानी Q कितना घुस गया है इसमें, एक Q घुस गया है, उसका वैल्यू कितना निकल गया, 160 में 120 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 40। यानी Q का वैल्यू यहीं से निकल गया। या आप ऐसे निकाल सकते हैं, 160 में 120 घटाइएगा, यही Q निकलेगा। ये 4 में 3 को माइनस कर देंगे, जो होगा वही निकल जाएगा, बराबर कितना आ गया हमारा, 40। Q बराबर ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल जो हमारा आप देख पा रहे हैं कि हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ हानि से दिया गया है। तो एक वस्तु को हम 6000 में खरीदते हैं और 5500 में बेचा जाता है, तब इस पर जो हुआ उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप देखिए हानि कितना हो गया, 6000 में खरीदा 5500 में बेच दिया, यानी 500 का हानि हुआ। यही 500 इस 6000 का कितना प्रतिशत है, यही हमको निकालना है। तो 500 बटा 6000 गुना 100, यही जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 0 और 3 0 काट दिया, यहाँ से 3 0 कट गया, कितना आ गया, 50 बटा 6। भाग लगाइए, 6 8 48, बच गया 2 पर 0 छोतिया, 18 फिर बच गया वही 2, इस तरह से 8.33% होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, HCF निकालना है यहाँ पर कि 258, 301 और 387 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए।
इस तरह के सवाल को हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और एक सबसे जो आसान तरीका है कि जो इसमें से तीनों में से, जैसे हमारा दिया गया है 2, 5, 8, 301 और 387, इसमें से जो दो सबसे छोटा हो उन दोनों को माइनस कर दें, वो जो हमारा आएगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो 301 में 258 को अगर हम माइनस करते हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ बच गया 9 में से 5 गया तो 4। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 43, ऑप्शन नंबर 1। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं भाग विधि से। 258 में जो है ये 301 में भाग लगाते हैं, कितना हो जाएगा, एक बार में, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से 258 माइनस करते हैं, आप देखिए अभी 43 आया, इसके बाद 258 में लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 से लगाएंगे अगर तो हो जाएगा 6 तिया 18 काट, बाकी 1 6 24 1 25, इस तरह से ये कट गया, हमारा 43 आ गया। इस बार 43 से हम 387 में लगाएंगे, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 7 8 8 चौक 32 हो रहा है, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 से हम देखते हैं 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 9 चौक 36 2 38। तो इस तरह से जो है हमारा 43 से यहाँ भी चल गया, यानी हमारा जो HCF आया वो भाग विधि से भी कितना आ गया, 43। और सबसे आसान तरीका क्या था कि दोनों को माइनस करके हमने 43 ले आया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न जो कि हमारा आप देख रहे हैं काम और समय से दिया गया है, कहता है कि अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है 10%। 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब हो गया कि 1/10, यानी कहता है अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यहाँ अगर अमर है और यहाँ सचिन है तो अमर 10% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सचिन अगर 10 काम करता है तो अमर कितना करता है, 10 में एक जोड़ दीजिए, 11 काम करता है। यानी क्या हुआ, ये जो हमारा होता है कि ये 11 काम करता है, ये 10 काम करता है, यानी ये क्या है, ये इसका इन दोनों का क्षमता है। तो आप देखिए क्षमता और समय का क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो समय कम लेगा, और जिसका क्षमता कम होगा वो समय ज्यादा लेगा। अब देखिए जो अनुपात क्षमता का होता है उसका जस्ट उल्टा अनुपात समय का होता है। तो अगर यहाँ पर क्षमता का अनुपात 11/10 है तो जो समय का अनुपात होगा इन दोनों का वो क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। यानी सचिन को लगेगा 11 दिन किसी काम को करने में और इसको लगेगा 10 दिन। अब देखिए सचिन का जो दिया गया है कि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में करता है, यानी 11 में कितना गुणा करेंगे, 44 आ जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे गुना 4। तो ये जब 4 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी गुना 4 करेंगे, 10 को 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 दिन। यानी इसको अगर 44 दिन लगता है अकेले करने में तो इसको लगेगा 40 दिन। यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका क्षमता ज्यादा है इसलिए समय इसको 4 दिन कम लगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न जो कि हमारा आप देख रहे हैं बट्टा से दिया गया है, छूट से दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3900 रुपये है तो उस वस्तु पर छूट कितनी है। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल SSC GD में आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप बस मैथ का सॉल्यूशन में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी, बस लगे रहे। कुछ सवाल आपको ऐसा मिलेगा जो कि आप देख के सीधा उसका आंसर कर पाएंगे और आप 2 अंक अर्जित कर पाएंगे। देखिए कितना आसान सवाल दिया गया है कि 4500 रुपये दाम था और आपको 3900 में दे दिया, आपको छूट कितना मिला, सिर्फ माइनस करना है 600 रुपये। यही हमारा आंसर है। इससे आसान सवाल अभी तक मैंने SSC GD में नहीं देखा। और आप एक बात ध्यान रखें, जिस अभ्यर्थी से SSC GD का मैथ नहीं बन रहा है उससे दुनिया में किसी और एग्जाम का मैथ नहीं बनेगा। इससे आसान मैथ कहीं नहीं आने वाला है। तो आप लोग कृपया लगे रहे, जरूर आप अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य, यानी क्या हुआ
कि एक डब्बा है उस पर लिखा हुआ था 4500, आपको मिल गया कितना में, 3900 में, तो आपको कितना छूट दिया, देखिए 15 में से 9 घटाइए 6, यहाँ से खत्म हो गया, यानी 600 रुपये का डिस्काउंट मिला। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है हमारे लिए, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न जो कि हमारा साधारण ब्याज से दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपया है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होता है। तो देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज में 1 साल का जितना साधारण ब्याज होगा, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज उतना ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वहां पर कंपाउंडिंग होता है, और साधारण ब्याज में स्मूथली 1 साल का ब्याज जो रहेगा वही हर साल ब्याज उतना ही कलेक्शन होगा, अगर मूलधन वही है तो। आइए देखते हैं, कहता है 3 साल में इतना होता है, 10 साल में कितना होगा। एकदम आसान सा सवाल दे दिया है हमको कि 3 साल में हमारा हो रहा है, 3 साल में हो रहा है 1782 रुपया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा हमारा 1782 बटा 3, और 10 साल में तो यहाँ क्या करेंगे हम 1782 बटा 3 और गुना 10। बहुत ही आसान सवाल दिया गया था। 3 को भागा लगाइए, कितना होता है, 3 पचे 15, यहाँ बच गया 2 पर 8 28, 3 नमा 27, बच गया 1 और 3 चौक 12। यहाँ से देखिए ये पूरा कट गया, 594 को 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 5940। तो हमारा जो आंसर है यहीं से आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न जो कि आप देख रहे हैं रैकरिंग से दिया गया है, इसको जो है भिन्न में परिवर्तित करना है, यानी ये रैकरिंग डेसिमल में दिया गया है, हमको क्या करना है कि सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। आप देखिए पहले थोड़ा सीख लेते हैं क्या होता है रैकरिंग, कैसे आता है रैकरिंग। ये जो हमारा ऊपर में एक छोटा सा लाइन दिया गया, यही हमारा रैकरिंग है। कैसे आता है, देखिए अगर हम 10/3 है, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अगर हम कहें कि रैकरिंग में बदलिए तो क्या करेंगे आप, 3 से 10 में भागा लगाएंगे, क्या होगा देखिए 3 तिया 9, यहाँ कितना बच गया 1, अब भागा नहीं जा रहा है, यहाँ दशमलव लेंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर भागा लगाएंगे 3 तिया 9, फिर हमारा 1 आ गया, फिर आप 0 लेंगे, फिर 3 तिया 9। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये 3 जो है बढ़ते चला जाएगा, ये 3 जो है बढ़ते चला जाएगा, इसका कोई एंडिंग नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो वैसी संख्या जो भाग करने पर जिसका कंटिन्यू पुनरावृत्ति हो रहा हो या कंटिन्यू वो बढ़ते जा रहा हो, उस पर हम रैकरिंग दे देते हैं, यानी 3.3 और इसके ऊपर रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्या इसी तरह से बढ़ते जाएगा आगे, तो ये हमारा रैकरिंग आता है। अगर आपसे दे दिया जाए कि ठीक है 3.3 पर रैकरिंग है, इसको हमको सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, यानी हमको तो पता है कि 10/3 है, अब हमको लाना है तो कैसे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो दशमलव के आगे 3 है उसको छोड़ देते हैं, जो दशमलव के पीछे है उसके बदले में 3 का 3 लिख दिए, और ये देखिए ये जो हमारा रैकरिंग दिया गया है इसके बदले में हम क्या करते हैं, बटा में 9 लिखते हैं। अब समझिए बात को कितना आसान हो गया, यहाँ कट कर दीजिए, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, और ये जो हमारा आगे था इसको आगे पूर्णांक में लिख दिए, 3.1/3। इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, 3 तिया 9 1 10/3। तो इस तरह से हमने देखिए सीखा कि आप रैकरिंग से इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे ला सकते हैं और सिंपल फ्रैक्शन से आप रैकरिंग में कैसे ला सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसको हम सवाल में देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया है हमको ध्यान रखिएगा, 0.411 पर रैकरिंग है। अभी हमने क्या बताया, सबसे पहले का जो काम है वो कर देते हैं, यहाँ 41 का 41 लिख दे रहे हैं। अभी देखिए क्या है, एक बात ध्यान देने योग्य है, जिस पर रैकरिंग नहीं होता है, यानी 41 में देखिए 1 पे रैकरिंग है, 4 पे रैकरिंग नहीं है, तो जिस पर नहीं होता है उसको इसमें ऊपर में माइनस करना होता है, यहाँ पर हम 4 माइनस कर दे रहे हैं, पहला हो गया। दूसरा बात क्या है कि जिस पर रैकरिंग होता है, अभी हमने देखा जिस पर होता है उसके बदले में हम 9 लिखते हैं, 9 लिख दिए। और एक बात, जिस पर रैकरिंग नहीं होता है उसके बदले में नीचे में हम 0 डालते हैं। तो आपने कितना बात सीखा, यहाँ पे 3 बात था। पहला बात क्या था कि 0 दशमलव के बाद जो अंक है पूरा लिख दिए, जिस पर नहीं है उसके बाद उसको उसमें ऊपर में माइनस कर दिए, 2 बात हो गया। तीसरा क्या है कि जिस पर रैकरिंग है उसके बदले में 9 लिखते हैं, और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिखते हैं। यही हमारा सॉल्यूशन है। 41 में 4 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 37/90। अगर ये कटने वाला होता तो इसको काट के छोटा करते, लेकिन ये देखिए कटने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न जो कि हमारा लाभ और हानि से दिया गया है,
इस तरह के बहुत सा सवाल जो कि हमने सेट में सॉल्व किया है। आइए फिर से देखते हैं। कहता है कि 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अभी देखिए क्या होता है कि अगर कोई वस्तु को आप 20% लाभ पर बेचना चाहें, यानी उसको जो क्रय मूल्य है उसका 120% पर बेचना पड़ेगा। अगर 30% हानि हो जाए, इसका मतलब कि आपने उसको 70% में बेच दिया है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। बस हमें समझने की आवश्यकता है कि 28,000 में जब बेच दिया तो 30% का नुकसान हो गया, यानी कि हमने कितना में बेच दिया, 70% में बेच दिया। और कितना में बेचा ये भी दिया गया है 28,000। तो आप सोचिए आपको 30% का नुकसान हो गया है, तो वही जो है हमको क्या कहता है कि इस बार 25% का लाभ लेना है। तो 25% का लाभ लेने के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए, 125% चाहिए। तो सवाल से स्पष्ट हो गया 70% बराबर इतना, तो 125% बराबर कितना, एक बार में हम निकाल देते हैं। यहां पर लिखते हैं 125% बराबर क्या होगा। देखिए क्या होगा कि 28,000 बटा ये 70% बराबर इतना, तो 1% बराबर बटा 70। हमें निकालना है 125, गुना कर दीजिए 125, यहाँ से काट दीजिए, ये कट गया, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, यानी यहाँ पर 400 आ जाएगा। 400 को 125 से गुना कर देंगे, 125 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 500, और उस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 आ गया। आपको समझना है कि जो भी सवाल एसएससी जीडी पेपर में दिए जाते हैं ये सब बनने वाला सवाल होता है। बहुत बड़ा बड़ा सवाल, ये बहुत भारी सवाल नहीं होता है। बस आपको आवश्यकता है मेहनत करने की। आप अगर निरंतर लगे रहेंगे तो सारा सवाल आप एग्जाम में करके आएंगे। आप अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, आपने अगर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं बना पाते हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आज से आप कितना अभ्यास करते हो। आप जितना अभ्यास करोगे मैथ में आप उतना ही अच्छा पकड़ बना पाओगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 17 जो कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से दिया गया है कि यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही सहज सा सवाल दिया गया है कि एक घंटा में 50 किलोमीटर जाता है तो 150 जाने में उसको कितना लगेगा, 3 घंटा। आंसर आ गया हमारा। क्या करना है, टोटल दूरी 150 और जो स्पीड है हमारा वो 50 का है, तो हमारा ये जो टाइम है ये निकल जाएगा। स्पीड यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी 150 किलोमीटर हमारा जो है पूरा डिस्टेंस है और हमारा जो चाल है जो स्पीड है वो 50, यानी एक घंटा में हम 50 जा रहे हैं, 150 जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न जो कि आप देख रहे हैं विभाज्यता के नियम से दिया गया है। यहाँ कहता है कि कौन ऐसा संख्या है ऑप्शन में जो कि हमारा 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से जो विभाज्यता का रूल है, जो नियम है, वो क्या कहता है कि कोई भी संख्या अगर दिया हो, अगर उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कहने का तात्पर्य है कोई संख्या यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लिखा हुआ है, सबको हम पहले जोड़ के देखते हैं कितना हुआ, 9, 8, 17, 7, 24, 36, 5, 35, 4, 39। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5, 4, 9, 6, 15, 7, 22, 8, 30, 9, 39। तो अगर ये 39 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है। 36 होता तो हमारा, अगर ये 9 से कट जाता है इसका मतलब हम कह सकते थे कि ये जो पूरी संख्या है यह 9 से विभाज्य होगी। इसी में देखिए 3 माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पर अगर 3 लिख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। 5, 4, 9, 3, 12, 7, 18, 18, 8 कितना हो गया, 26 और 9 9, 8, 17, 7, 24 और 3, 27, 5, 32, 4, 36। अब क्या हो गया, ये 36 है, यानी क्या हो रहा है, ये 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। आइए यहाँ पर चेक करते हैं कि 9 से कौन इसमें विभाज्य नहीं है। यहाँ से 6, 3, 9, 5, 14 और 8 कितना हो गया हमारा, 22। तो आंसर तो यहीं से आ गया, क्योंकि ये 9 के टेबल में आता नहीं है, 9 से कटता नहीं है, वही हमसे पूछा गया था। यहाँ चेक कर लेते, 7, 3, 10, 8, 18 और 9, 27, यानी 9 से विभाज्य है। 8, 7, 15, 5, 20, 7, 27, ये भी 9 से विभाज्य है। 5, 4, 9, 8, 17, 1, 18, ये भी 9 से विभाज्य है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा,
ऑप्शन नंबर 1 3658, क्योंकि इसको जब जोड़ करते हैं तो आता है 22, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आप देखिए जो अगला सवाल है हमारा 19 नंबर का, ये दिया गया है काम और समय से। कहता है कि W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में, तो इसमें देखिए कौन कौन है, W है और प्लस X है, कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिन में, इस बार X है और प्लस Y है। यहाँ देखिए क्या था, W और X था, X प्लस Y मिलके उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। और यदि W, X और Y सभी एक साथ मिलकर काम 30 दिन में करते हैं, इसमें तीनों मिला हुआ है, W प्लस X और प्लस Y, इसको अगर तीनों मिलता है तो कितना दिन में करता है, 30 दिन में। सवाल है कि W और Y मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेंगे, यानी कि हमको निकालना है W और Y। तो आइए यहाँ से देखते हैं, 60, 40, 60 और 30 का हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 40 से निकालते हैं, इसका क्षमता कितना निकल गया, 3, इसका कितना निकल गया, 2, इसका कितना निकल गया, 4। अब आइए यहाँ समझते हैं कि तीनों का जो सम्मिलित रूप से जो क्षमता है वो कितना है, 4 है। हमको निकालना है W और Y का। अब देखिए इसमें W और X को अगर निकाल देते हैं, W और X ये हमारा कितना होगा, 3 होगा। ये टोटल है 4, इसमें W X अगर 3 है तो Y कितना होगा, Y का क्षमता 1 आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, Y निकल गया। इस बार कहता है लास्ट में देखिए W और Y का निकालना है, तो Y तो निकल गया 1, अब W निकालना है। तो X प्लस Y देखिए इधर से आइए, इधर मिटा देते हैं, इस बार W निकालना है। X प्लस Y का क्षमता कितना है, 2 और पूरा है 4, W प्लस X प्लस Y, इसमें ये दोनों है 2, तो हमारा W कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, ये 2 उधर जा घटा देंगे तो हमारा 2 निकल गया। अब देखिए W और प्लस Y दोनों का मिला के क्षमता कितना हो गया, 2 और 1 3, क्षमता हो गया 3 और काम कितना है 120। तब कितना समय लगेगा, आइए यहीं सॉल्व कर देते हैं। काम है हमारा 120 और इन दोनों का सम्मिलित रूप से क्षमता कितना है, 3, यानी ये जो है दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा, यहाँ से काट दीजिए, 3 चौक 12, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 40 दिन। ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर। आज के सेट का यह अंतिम सवाल है जो कि हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ से दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और हमारा जो लघुत्तम है वो दिया गया है 352, तो हमको महत्तम ज्ञात करना है। क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लघुत्तम गुना महत्तम। तो हमको महत्तम दिया गया है और हम लघुत्तम दिया गया है और हमको महत्तम निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर हमारा होता है लॉसो गुना मौसो। तो हमको लॉसो दिया गया है, मौसो ज्ञात करना है। लॉसो क्या होगा, इसमें बटा हो जाएगा। अगर हमको मौसो निकालना है, महत्तम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, संख्या के गुणनफल में लघुत्तम से भाग लगा देंगे, ये जो आएगा यही हमारा महत्तम होगा। अब देखिए यहाँ से ये 35 है, ये 2 छोड़ देते हैं, 350 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1400 और 2 को 4 से गुना करेंगे 8। इस तरह से हम इसको सीधा 4 बार में काट सकते हैं, आप छोटा करके भी काट सकते हैं, यानी 350 चौक हो गया 1400 और 2 चौक हो गया 8, यानी 4 बार में हम देख रहे हैं ये पूरी कट रहा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा 4। मौसो आ गया कितना, इस सवाल का 4। तो आज हमने एक सेट का जो प्रीवियस ईयर है मैथ सॉल्यूशन देखा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के सीरीज कंटिन्यू आते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप बस वीडियो को लगातार देखते रहें, गणित पे पूरा मेहनत करते रहें और अपने जब आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें अच्छा अंक अर्जित करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।